ओके हेलो स्टूडेंट्स। अगेन हम गैस लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो गैस लॉज में हमारे दो लॉज हो गए फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। दिस इज द थर्ड वन, दैट इज गेलो-6 लॉ। सो लेट्स हैव दिस स्टेटमेंट फॉर अ given quantity of a gas at constant volume, for a given quantity of gas at constant volume, pressure of the gas is directly proportional to its temperature. तो ये स्टेटमेंट है किसका? गेलो-6 का। सो यहाँ पे फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और गेलो-6 लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सो फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम यदि कांस्टेंट होगा तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से पी वी इक्वल टू एन आर टी में वॉल्यूम कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसा हो जाएगा। सो इस टेम्परेचर और प्रेशर में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो फिर से हम देखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एक फॉर्म। तो चलो इसको भी आगे बढ़ाएंगे अपन। क्या होगा यहाँ पे? P इक्वल टू के टी, ये हो जाएगा एक फॉर्म। प्रोपोर्शनलिटी से हटाए तो एक कांस्टेंट आएगा। अब इस कांस्टेंट में हम देखते हैं कि P अपॉन टी जो होता है वो क्या है? के मतलब यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। और P अपॉन टी यदि कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं P1 अपॉन T1 भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। P2 अपॉन T2 भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सिंस P1 अपॉन T1 और P2 अपॉन T दोनों K के इक्वल है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? दिस इज P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये हमारा यहाँ से एक फॉर्म जो है वहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली इस पर्टिकुलर साथ में फाइनली यहाँ पे क्या आता है? P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये पर्टिकुलर फॉर्म हमारे यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा अपना। क्या किया हमने? प्रोपोर्शन हटाया तो यहाँ पे के कांस्टेंट आया, तो P इक्वल टू क्या आ गया? के टी। टी को नीचे लेके आए तो P अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P1 अपॉन T1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P2 अपॉन T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों कॉन्स्टेंट इक्वल है तो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये एक फॉर्म हमारा आता है। इसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। एज यू नो दैट कि यहाँ पे 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स में से यदि हमको कोई भी 3 टर्म्स यदि दी हो तो फोर्थ वाली टर्म हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, ये एक फॉर्म है। अब हम इसका क्या करेंगे? रिलेटेड ग्राफ देखते हैं इसके। इससे रिलेटेड ग्राफ कौन से हैं? तो हमने जैसे दोनों लॉज में देखे हैं वैसे हम मॉडिफाई कर करके अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस, और उसके हिसाब से ग्राफ आ जाता है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं कि P इक्वल टू क्या है यहाँ पे? K इंटू टी, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आती है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ये y इक्वल टू mx का फॉर्म हो जाता है। ये हो गया पहला वाला ग्राफ। नाउ सेकंड जो है हम कर सकते हैं P इक्वल टू क्या होगा? के टी। नाउ P अपॉन टी इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पे P अपॉन टी और P या T कोई भी ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमने T ले लिया तो ये कैसा है? क्योंकि P अपॉन टी क्या है? K की इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, इसलिए आप P या T को चेंज करोगे तो P अपॉन टी चेंज नहीं होगा। तो यदि आप P या T को, मान लो T को चेंज करें तो P अपॉन टी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ग्राफ कैसा आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऐसे दो ग्राफ हो जाते हैं। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो ये ग्राफ आ गया।
नाउ थर्ड फॉर्म, मान लो कि P इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे KT, तो हम P इक्वल टू क्या ले सकते हैं K इंटू 1/T इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको यदि हमने सॉल्व किया तो ये T ऊपर जाएगा तो यही मिलेगा अपने को। अब यहाँ पे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ऐसा ये फॉर्म आ गया, ठीक है ना। इस K को हटा दिया तो प्रोपोर्शनल आएगा, मतलब ये क्या हो गया, Y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X का फॉर्म हो गया, जहाँ पे X की वैल्यू कितनी है 1/T। तो बस इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, Y कौन है यहाँ पे P और X कौन है 1/T, तो ये ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसा ये पर्टिकुलर ग्राफ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, जब भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पे बनता है। तो ये ग्राफ होगा। नेक्स्ट, मान लो अपना P इक्वल टू क्या है KT, तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, T से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे PT इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू टी स्क्वायर। PT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, तो इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे PT और T स्क्वायर के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन। और यदि PT और T के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो ये होगा क्या, वर्टिकल पैराबोला। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ T कर दिया तो वर्टिकल पैराबोला। सो दो क्वांटिटीज एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है। तो ये भी ग्राफ हमारा आता है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, P इक्वल टू क्या है यहाँ पे KT, दोनों साइड का क्या ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग P इक्वल टू क्या आएगा, लॉग K प्लस लॉग T, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं लॉग P इक्वल टू लॉग T प्लस लॉग K, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। इसको हम 1 ले सकते हैं, तो ये क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन आएगी विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ग्राफ किसके बीच में होगा, लॉग P और लॉग T के बीच में, और ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या होगा, लॉग K, और यहाँ पे जो स्लोप आएगा थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, अगेन 45, क्योंकि स्लोप 1 है, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट लॉग K और पॉजिटिव स्लोप, दैट इज क्या है वो हमारा tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये होगा। वैसे हम और भी कुछ फॉर्म ला सकते हैं, जैसे कि PV इक्वल टू यहाँ पे क्या है KT, तो P इक्वल टू हम K स्क्वायर रूट ऑफ T का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो T आएगा। तो यहाँ पे फिर से y इक्वल टू क्या हो गया, ये K x का होल स्क्वायर हो गया, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये जो आएगा ये क्या होगा, वर्टिकल क्या होगा, पैराबोला। तो यहाँ पे x की जगह पे कौन है, स्क्वायर रूट ऑफ T, और y की जगह पे कौन है यहाँ पे P। तो ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ निकल के आते हैं, बहुत ही सिंपल है। कोई भी हम यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन से मैच करता हुआ कोई गैलोस एक्स का इक्वेशन मॉडिफाई कर लेते उस हिसाब से, और फिर उस मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल। ना साथ में अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी फोर्थ लॉ भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस at constant temperature and pressure, volume of the gas is directly proportional to its number of moles, ठीक है। तो फिर से हम क्या करते हैं, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो वो कट कर दिए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आएगा। सो एट कांस्टेंट P एंड T क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N।
ये हो जाएगा। चलो इसको हटाएंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज k इंटू एन। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, v प्रोपोर्शनलेशन में तो एक कांस्टेंट आता है, तो इस सबसे हम देखेंगे कि v1 अपॉन v2 क्या कर सकते हैं अपन, n1 अपॉन n2 डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, बहुत सिंपल इसीलिए। तो चलो जैसे हमने यहाँ पे गेलुसेक्स में किया वैसे इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं, v1 अपॉन v2 इक्वल टू n1 अपॉन n2, क्योंकि k कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा एक आता है। तो किसी और वॉल्यूम पे कितने नंबर ऑफ मोल्स के हिस्से से चेंज होते हैं इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो बहुत सिंपल बात है। अब इसका ग्राफ कोई खास ऐसे कुछ नहीं है इसमें, तो ग्राफ का कोई रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं आएगा। ये हमारा चारों लॉज यहाँ पे हो जाते हैं। अब इसको मैं, ये जो लॉज है थोड़े से वैसे तो आप कर सकते हो यार, बट हो सकता है कि किसी बंदे को यहाँ पे क्या हो, कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा कि कौन किस में कांस्टेंट है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि चारों लॉ में कन्फ्यूजन ना हो उनको याद करने में, उनके स्टेटमेंट को याद करने में और उनके फॉर्मूले को याद करने में। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक टेबल फॉर्म में या फिर एक थोड़ा सा ट्रिक के फॉर्म में इसको बताता हूँ मैं, ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन आपको इनको याद करने में नहीं होगा। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, BT लॉ बोलते हैं इसको, BT लॉ, ठीक है। BT लॉ जो है वो कौन सा है, लॉ B मतलब बॉयल्स और T मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो लॉज अपने को याद करने हैं वो कैसे याद करते हैं, तो कौन सी चीज कांस्टेंट है उस बेसिस पे हम इसको याद कर सकते हैं, कौन सी चीज यहाँ पे कांस्टेंट है उस बेसिस पे। तो इसको अपन BT लॉ बोलेंगे। B स्टैंड्स फॉर बॉयल्स एंड T मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर यदि हम यहाँ पे देखें तो BT लॉ से हम क्या कर सकते हैं, PV इक्वल टू nRT यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो क्या चीज इसमें कांस्टेंट है, यहाँ पे T कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल जब हम गैस के लेते हैं तो वो नंबर ऑफ मोल थोड़ी चेंज होने वाले हैं। N भी यहाँ पे क्या मान सकते हैं अपन, कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट T, तो T कांस्टेंट है तो उसको कट कर दो, R तो पहले से क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट ही है, और गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी जनरली कांस्टेंट ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पे N भी कांस्टेंट है। तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई, मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया, PV इक्वल टू K निकल के आया, P इक्वल टू K इंटू 1/V आएगा, P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ऐसे करके विदाउट एनी कंफ्यूजन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ध्यान रखना आपको BT लॉ, ऐसे इसको ध्यान रखो, BT बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट T मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, बट कांस्टेंट टेम्परेचर है तो N भी कांस्टेंट ही रहता है, नंबर ऑफ मोल्स गैस के, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। आगे ये हो गया अपना फर्स्ट वन। नाउ सेकंड में हम क्या करते हैं, इसको CP लॉ बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, CP लॉ। C में क्या है, C मतलब चार्ल्स और P मतलब प्रेशर, तो चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर से वैसे प्रोसेस करेंगे, PV इक्वल टू nRT। क्या क्या चीज़ है कांस्टेंट, तो गैस को हमने एक सैंपल ले लिया, तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स तो जिसको हम अंडर स्टडी लिए तो वो तो चेंज नहीं होते, तो इसलिए N यहाँ पे कांस्टेंट है, और CP चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, PV कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। अब ये जो चीज है ये P nRT कांस्टेंट, तो V और T बच गए, तो ये डायरेक्टली बस खत्म। तो ऐसे करके हम इस चीज को यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। तीसरा, नाउ गेलुसेक्स लॉ, गेलुसेक्स लॉ, GV लॉ इसको हम बोलेंगे, GV लॉ, ठीक है। BT CP और GV, तो GV लॉ, G मतलब गेलुसेक्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गेलुसेक्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर से वही प्रोसीजर, PV इक्वल टू क्या करेंगे हम, nRT, तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स तो जनरली कांस्टेंट ही होता है, तो N यहाँ पे कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। GV में क्या होता है, V कांस्टेंट है तो V भी कांस्टेंट, बचा क्या, P और T, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खत्म। तो ऐसे करके विदाउट एनी कंफ्यूजन हम इन लॉस को याद कर सकते हैं। वैसे तीसरा जो है दैट इज ATP लॉ, इसको ध्यान रखना है, ATP जैसे बायो में था ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ATP सबको जनरली पता ही होता है ना, लोअर क्लासेस में भी 10th में भी, आप JEE के बच्चे हो तो 10th में भी ATP होता ही है, तो ATP सबको पता है, तो इससे अपन लॉ को याद कर सकते हैं। बायो के ATP से केमिस्ट्री का ये लॉ याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ATP लॉ, ATP A मतलब क्या, एवोगेड्रोस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पे फिर से अपन आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT यूज करेंगे। सभी में आइडियल गैस इक्वेशन में जनरली सबको पता होती है, इसलिए PV इक्वल टू nRT। क्या क्या चीज कांस्टेंट है यहाँ पे, एवोगेड्रोस लॉ में P क्या है, कांस्टेंट, R तो पहले से ही कांस्टेंट है, T यहाँ पे जो है कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना दिया, प्रेशर कांस्टेंट, R पहले से ही कांस्टेंट है, बचा क्या, V और N,
मतलब यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमेशा इन चारों लॉ में दो चीज कांस्टेंट होती है। दो क्या दो चीजें कांस्टेंट है? इसमें क्या कांस्टेंट है? t और n कांस्टेंट है। इसमें क्या कांस्टेंट है? यहाँ पे p और n कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या कांस्टेंट है? यहाँ पे v और n कांस्टेंट है। इसमें भी दो टर्म कांस्टेंट होंगे, क्योंकि हमने सब जगह पे n को कांस्टेंट लिया, तो यहाँ पे n कांस्टेंट नहीं लेना है, क्योंकि मैक्सिमम दो चीजें ही कांस्टेंट होती है इन चारों लॉज में। तो दो चीजें कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये दोनों हो गए ना कांस्टेंट, तो तीसरी वाली कोई कांस्टेंट नहीं आएगी फिर। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। सभी में सिर्फ दो ही कांस्टेंट होते हैं। पहले में तीनों नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, पहले तीनों में, साथ में कभी टेम्परेचर, कभी प्रेशर और कभी वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। यहाँ पे तो सभी जगह पे दो कांस्टेंट है। यहाँ पे कौन कांस्टेंट है? यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर और n कांस्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी टर्म कांस्टेंट है? तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर और n कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर केस में। यहाँ पे कौन कांस्टेंट है? तो वॉल्यूम और n कांस्टेंट है। तो हमेशा दो ही टर्म कांस्टेंट होती है। यहाँ पे पहले से हमने मेंशन कर दिया दोनों टर्म, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, तो n कांस्टेंट नहीं लेना है, फिर मैक्सिमम दो ही टर्म कांस्टेंट लेना। तो इस तरह से यहाँ पे p और t कांस्टेंट है, r तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो ऐसे करके ये तीनों चारों लॉज जो है उसको हम आराम से विदाउट एनी कंफ्यूजन याद कर सकते हैं। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? बॉयल्स लॉ, BT लॉ, बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या करना है? CP लॉ, चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या करना है? GV लॉ, गेलो-सेक्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और क्या करना है? ATP लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। ऐसे इन पर्टिकुलर्स को आपको याद करना है बस। तो ऐसे करके ये कंफ्यूजन कभी भी आपको इन लॉज में नहीं होगा। ओके, तो होप सो आपको ये चारों लॉ अच्छी तरह से, चारों तीन वीडियोस हमने बनाए, इसमें तीनों आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें यदि आपको ये सब कुछ डेटा जो है वो यूज़फुल लगता है। सभी ग्राफ हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ग्राफ का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा है, किसी भी तरीके से ग्राफ, और एक अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे डेवलप होगी। मान लो अननोन कोई भी चीज़ आ सकती है, आ जाए तो भी हम यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, इसलिए हम इस चीज़ को ईजिली अननोन चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।